एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। अभी तक हमने विकास समझा है, विकास अभिवृद्धि, साथ ही साथ अभिवृद्धि समझी है, विकास के सिद्धांत और उसको प्रभावित करने वाले तत्व, ये सभी चीज़ें अभी तक हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं अपनी इस वीडियो में वंशानुक्रम, हेरिडिटी, यानी वंशानुक्रम क्या है और किस प्रकार से उसका बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आज हम यही सब जानेंगे। वंशानुक्रम यानी जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे, यानी जैसा वंश होगा, माता पिता के गुण धर्म जैसे होंगे, उसी प्रकार का प्रभाव बच्चे के ऊपर भी हमें देखने को मिलता है। इसे ही हम वंशानुक्रम बोलते हैं, इसे ही हम हेरिडिटी बोलते हैं। यानी मानव का जो जीवन है, मानव का जीवन एक कोश से आरंभ होता है, आगे चलकर वह बहुकोशिकीय प्राणी बन जाता है। मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुण धर्म पाए जाते हैं। इन गुण सूत्रों के केंद्र में जीन पाए जाते हैं और ये मनुष्य में असंख्य जीन होते हैं। यह जो जीन होते हैं यही हमारे गुणों के वाहक होते हैं। जो जीन वातावरण के प्रभाव से अधिक सक्रिय हो जाते हैं वह गुण मनुष्य में अधिक विकसित हो जाते हैं, और जो जीन कम सक्रिय अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं वह गुण मनुष्य में कम पाए जाते हैं अथवा विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जीनों की सक्रियता अथवा निष्क्रियता के आधार पर वंशानुक्रम के 3 नियम प्रस्तुत किए गए हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि माता पिता के अंदर जो भी गुण हैं, अगर वातावरण में वो सक्रिय अवस्था में हैं, आप कह सकते हैं कि अगर पिता की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा लंबी है और माता थोड़ी हाइट में कम है या नाटी है, तो उसका बच्चा कैसा होगा? तो उसका बच्चा कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वातावरण में किसके जो गुण हैं वो ज़्यादा सक्रिय हैं। अगर पिता के गुण ज़्यादा सक्रिय होंगे तो बच्चे की हाइट पिता पर चली जाएगी। अगर माता के जो गुण हैं वो सक्रिय होंगे तो बच्चे की हाइट माता पर चली जाएगी। यानी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वातावरण में किसके जो जीन्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं। जिसके भी ज़्यादा एक्टिव होंगे उसी के ऊपर बच्चे का जो बनावट है, ये जो उसका आकार है, वो उसके ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसके जो वंशानुक्रम के नियम बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला जो नियम है हमारा वो है समानता का नियम, जो सोरेनसन ने दिया है। जब माता पिता के समान लक्षण बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं तो इसे समानता का नियम कहते हैं। यानी जैसे बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान ही होंगे। अगर बच्चा माता पिता के जैसा ही होगा, यानी उसके लक्षण माता पिता जैसे ही हमें देखने को मिल रहे हैं, उसकी एक्टिविटी से हमें पता चल रहा है माता पिता के जैसा ही व्यवहार करता है, तो इसे हम बोलेंगे समानता का नियम। एक होता है विभिन्नता का नियम, जो लेमार्क और डार्विन ने दिया है। जब माता पिता से भिन्न लक्षण बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होता रहता है, तो इसे विभिन्नता का नियम कहते हैं। जैसे डार्विन ने एक नियम दिया है, उन्होंने जिराफ की गर्दन के ऊपर रिसर्च की थी और उससे उन्होंने पता लगाया कि जिराफ की जो गर्दन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी होती चली गई। फॉर एग्जाम्पल, उनका ये मानना है कि पहले पेड़ छोटे होते थे तो जिराफ जो था उसे खाने में आसानी होती थी, लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे समय बदलता चला गया, पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती चली गई, तो जिराफ को अपना भोजन करने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा उठाना पड़ा। तो जैसे जैसे वो गर्दन को ऊंचा करता गया, उसकी गर्दन और ज़्यादा ऊंची होती चली गई, यानी उसकी जो गर्दन है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। ऐसे ही आप समझ सकते हैं मनुष्य में क्या था? पूंछ दंड का विलुप्त होना। यानी जब मनुष्य वानर की तरह रहता था और पेड़ों पर उछल कूद करता था इधर से उधर जाने के लिए, वो वानर की भांति ही काम करता था, तो उसे पूंछ की आवश्यकता होती थी, वो उसका प्रयोग करता था। लेकिन जब मनुष्य ने 2 पैरों पर चलना सीख लिया तो उसने अपनी पूंछ का प्रयोग करना बंद कर दिया। तो जब उसने पूंछ का प्रयोग बंद कर दिया तो धीरे धीरे वो विलुप्त होती चली गई। यानी जो हमारे पुराने पूर्वज हैं उनमें ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें ये चीज़ देखने को हमें नहीं मिलती। तो इसे बोलते हैं हम विभिन्नता का नियम। नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन का नियम, जो मेंडल और सोरेनसन ने दिया है। यानी जब माता पिता से भिन्न लक्षण बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं किंतु पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण नहीं होता है, तो इसे प्रत्यागमन का नियम कहते हैं।
जैसे एक गोरे माता पिता की संतान का काला हो जाना, या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की संतान का मंद बुद्धि हो जाना। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मेंडल ने मटर के ऊपर प्रयोग किया, उसने कुछ मटर ली, उन मटर में से कुछ शुद्ध बड़ी मटर थी और कुछ शुद्ध छोटी मटर थी। जब इनमें क्रॉस कराया गया तो जो नई मटर हमें देखने को मिली वो वर्ण संकर मटर हमें देखने को मिलती है। यानी उन वर्ण संकर मटर में से कुछ शुद्ध बड़ी मटर हमें मिली, यानी 25%, कुछ बड़ी वर्ण संकर मटर मिली हमें जो थी 50%, और कुछ मिली हमें शुद्ध छोटी मटर जो थी 25%। यानी उस समय जो गुण प्रभावी थे वो थे वर्ण संकर मटर के, तो इसीलिए जो ज़्यादातर मटर सामने आई वो 50% जो रेशो है वो बड़ी वर्ण संकर मटर का रहा, और जो शुद्ध बड़ी मटर थी वो 25% और जो शुद्ध छोटी मटर थी वो 25%। यानी जिस रेशो में उनके जीन्स काम करेंगे उसी रेशो में हमें आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुण धर्म देखने को मिलते हैं। इसे हम बोलते हैं प्रत्यगमन का सिद्धांत। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरण है वो कई बार नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि वो जीन्स एक्टिव नहीं होते हैं। इसके बाद आता है हमारा वंशानुक्रम के सिद्धांत। वंशानुक्रम के सिद्धांत में सबसे पहला आएगा हमारा उपार्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत, जो बीजमैन ने दिया है। यदि वातावरण के प्रभाव से बच्चों में कोई उपार्जित गुण उत्पन्न हो जाता है तो उसका वितरण अन्य पीढ़ियों में नहीं होता है। यानी उपार्जित गुण यानी जो हमें अपने वंशानुक्रम से नहीं मिला है और वो हमने वातावरण से प्रभावित होकर हमने अर्जित किया है, हमने खुद गेन किया है उस गुण को, तो वो उसका वितरण अन्य पीढ़ियों में नहीं होता है। जैसे बीजमैन ने चूहे की कई पीढ़ियों तक पूंछ काट करके प्रयोग किया, किंतु प्रत्येक पीढ़ी में पूंछ वाला चूहा ही उत्पन्न हुआ। अब हो सकता है कई बार चोट लगने के कारण, किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी का हाथ या पैर, किसी मनुष्य का हाथ पैर टूट जाए या कुछ और चोट लग जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे आने वाली उसकी पीढ़ी भी उस चीज से वंचित होगी या उसको वो अंग नहीं होगा। उपार्जित गुणों के वितरण और संक्रमण का सिद्धांत ये लैमार्क ने दिया है। यदि वातावरण के प्रभाव से बच्चों में कोई उपार्जित गुण उत्पन्न हो जाता है तो उसका वितरण या संक्रमण अन्य पीढ़ियों में होता रहता है। यानी बच्चे में अगर कोई उपार्जित गुण उत्पन्न हो गया है तो लैमार्क का मानना ये है कि वो उसकी पीढ़ियों में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जिराफ की जो गर्दन है एवं आगे के पैर का पीढ़ी दर पीढ़ी लंबा होना, इनका मानना ये है कि अगर किसी ने कोई भी उपार्जित गुण यानी कोई चीज सीखी है या कुछ गेन किया है तो वो उसकी अगली आने वाली पीढ़ियों में भी जाएगी, वो वंशानुक्रम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, वो और ज़्यादा सीखता है, तो आगे आने वाले बच्चों में भी कई बार हमें देखने को मिलता है कि वो भी संगीत के प्रति रुचि रखते हैं या उनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसीलिए लेमार्क ने ये कहा है कि वो गुण उनमें भी जाएगा, यानी वो वंशानुक्रम में आएगा। इसके बाद आता है हमारा बीज कोश की निरंतरता का नियम, जो बीजमैन ने दिया है। यानी बीज कोश का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर विकसित स्वरूप में आगे बढ़ता रहता है। बीज कोश का कार्य केवल उत्पादक कोशिकाओं का निर्माण करना है, जो जीव कोशिका बालक को अपने माता पिता से मिलता है। जैसे भारत में गोरे व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि होना या गोत्र विभाजन इसी सिद्धांत पर आधारित है। इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि जो बीज कोश है हमारा वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, यानी जो हमारी पीढ़ियों के अंदर समाये हुए कुछ गुण हैं वो निर्धारित हैं, उन्हें हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। वो जो उत्पादक कोशिकाएं हैं उनका बार बार निर्माण करते हैं, जब भी कोई नई पीढ़ी आएगी उसमें वो गुण हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। समाज में कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो कुछ जातियों के साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो इसी बेस पर जुड़ी हुई हैं कि वो उनके बीज कोश से प्रभावित मानी जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जैव सांख्यिकी का सिद्धांत, जो दिया है फ्रांसिस गाल्टन ने। इनका मानना है कि मनुष्य में कुल 46 यानी 46 अर्थात 23 जोड़े गुण सूत्र पाए जाते हैं। महिला में 22 XX और पुरुष में 22 XY गुणसूत्र होते हैं। लिंग का निर्धारण पितृ गुणसूत्रों से होता है।
महिला में ये जो जोड़े हैं ये एक्स एक्स होते हैं और पुरुष में ये एक्स वाई के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इन गुणसूत्रों में जो आधे गुणसूत्र हैं वो हमें माता पिता से मिले हैं। उनमें से 1/4 जो है वो गुणसूत्र दादा दादी से या नाना नानी से मिलते हैं। 1/8 जो पार्ट है वो गुणसूत्र परदादा और पर नाना नानी से तथा 1/6 गुणसूत्र अन्य पीढ़ियों से हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मनुष्य में जो गुणसूत्र हैं उनका संख्यात्मक निर्धारण किया जाता है। मेंडल के सिद्धांत के पक्ष में इसका शीघ्र ही परित्याग कर दिया गया। यानी जब मेंडल ने अपना मटर वाला सिद्धांत दिया तो फ्रांसिस गाल्टन के जैव सांख्यिकी सिद्धांत को खंडित कर दिया गया और इसका परित्याग करके छोड़ दिया गया। फिर आता है हमारा भाषा विकास का सिद्धांत जो चोमस्को ने दिया है। बालक में भाषा का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के प्रभाव से होता है। बालक जन्म के बाद सरलता से मातृभाषा को बोलना सीख जाता है। जन्म के लगभग 6 माह में वह कुछ अस्पष्ट ध्वनियां व, म, ल, ह, द आदि बोलने लगता है। 1 वर्ष में बालक लगभग 3 सार्थक शब्दों को शुद्ध रूप से बोलना सीख जाता है। 1 वर्ष में जैसे बच्चा बोलने लगता है आजा, मम, दुदू, इस तरीके से मतलब कुछ छोटे छोटे वर्ड्स वो बोलना शुरू कर देता है। फिर 2 वर्ष में बालक लगभग 100 सार्थक शब्दों को शुद्ध रूप से बोलना सीख लेता है। यानी वो कुछ सेंटेंस को कंप्लीट बोलने लगता है, कुछ को आधा अधूरा आगे पीछे करके बोलना वो शुरू कर देता है। और बालक में भाषा के विकास का जो क्रम है वो पहले व्यंजन बोलना सीखता है। यानी हमने देखा व, म, ल, ह, ये सब क्या है, ये व्यंजन है। तो सबसे पहले व्यंजन बोलना सीखता है, उसके बाद फिर वो स्वर बोलना सीखता है, उसके बाद वो वर्ण बोलना सीखता है, फिर वर्णों को मिलाकर वो शब्द बोलना सीखता है और शब्दों के बाद वो फिर वाक्य बनाना शुरू करता है। यानी स्टार्टिंग में वो अ, ज, म, ह इस तरीके से बोलेगा। उसके बाद फिर वो वर्णों को मिला के बोलेगा, जैसे मम या दू, इट, यानी वो 2 वर्णों को मिलाने की कोशिश करता है। फिर वो उनका शब्द बनाता है कि मुझे दुदू, इस तरीके से, या मुझे जाना है। फिर उसके बाद वो पूरा वाक्य बोलना शुरू करता है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे खाना है, मुझे बैठना है। वो फिर पूरा सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से बालक के भाषा का विकास होता है। यानी जो उसकी मातृभाषा है वो सबसे पहले उसे ही सीखता है, क्योंकि वो गर्भावस्था से लेकर अपनी शैशवावस्था बाल्यावस्था में वो उसी भाषा को सुनता हुआ आता है और उन्हीं शब्दों को पहले वो प्रतीकात्मक भाषा को सीखता है और उसके बाद फिर उसकी जो मातृभाषा है उसका अपने आप ही उसके अंदर एक तरीके से समाहित हो जाती है। जो भाषा है वो उसको खुद ब खुद ही सीख लेता है, खुद ब खुद ही उसके अंदर आ जाती है बिना किसी के सिखाए ही। आई होप आपको वंशानुक्रम समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।